स्टूडेंट्स, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक वीडियो इससे पहले अपलोड हुआ था। यह दूसरा वीडियो है। अभी मैं आपको नोट्स में समझा रहा हूँ। इसके बाद प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों के लिए अपलोड होगा। और जहाँ जिस टॉपिक में आपको दिक्कत होता है आप कमेंट में बताइए, या आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और पिछले वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। अभी जो हम टॉपिक बताने वाले हैं वो है फिशर का मुद्रा परिमाण का सिद्धांत। एक यही टॉपिक ने बहुत सारे टॉपिक का डिस्कशन इस वीडियो में किया हुआ है, इसलिए आप लोग शुरू से लेकर अंत तक एक एक बात को देखें। अगर एक बार में याद नहीं होता है तो दोबारा देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, लेकिन याद कर लीजिए। और जब आपको पढ़ा हुआ होगा ना तो MCQ होगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, ठीक है ना, ऑप्शन होगा, तो आपको कम से कम ऑप्शन देखकर याद आ ही जाएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। ठीक है, चलिए। तो फिशर का जो मुद्रा परिमाण का सिद्धांत है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, देखिए इसमें तो होगा तो बहुत लंबा चौड़ा, लेकिन मैं इसको शॉर्ट में ही जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है उसको लिखा है। ठीक है, मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का विनिमय समीकरण किसने दिया? मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का विनिमय समीकरण किसने दिया? तो यह फिशर का है। ठीक है, अगला है फिशर का समीकरण है। तो फिशर का जो समीकरण है वो है MV बराबर PT। ठीक है, जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती, जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो वस्तुओं के मूल्य क्या होते हैं? तो बढ़ जाते हैं। ठीक है, जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो वस्तु के दाम बढ़ जाते हैं। अगला है विनिमय समीकरण में भी का क्या आशय है? भी का अर्थ क्या है? तो भी का अर्थ होता है मुद्रा की चलन शक्ति। ठीक है, अगला है फिशर के समीकरण के अनुसार मुद्रा तथा साख मुद्रा के बीच एक क्या होता है? तो निश्चित संबंध होता है। किसमें निश्चित संबंध होता है? तो मुद्रा और साख मुद्रा के बीच में, मुद्रा और साख मुद्रा के बीच में एक निश्चित संबंध होता है। किसके अनुसार? तो फिशर के समीकरण के अनुसार। तो एक एक लाइन में, एक एक पॉइंट में क्वेश्चंस 2-3 टाइप से घुमा के पूछ सकते हैं, इसलिए आपको कंसेप्ट को क्लियरली समझना है ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? फिशर के समीकरण के अनुसार मुद्रा तथा साख मुद्रा के बीच क्या है? तो एक निश्चित संबंध है। ये हो सकता है, ये पूछ सकता है जो मुद्रा तथा साख मुद्रा के बीच एक निश्चित संबंध होता है, यह किसने कहा है? तो फिशर ने कहा है। फिशर ने समीकरण के द्वारा कहा है। ठीक है, चलिए। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, स्फीति होगा या अपस्फीति होगा। अब हम लोग सबसे पहले जानते हैं जो मुद्रास्फीति क्या होता है। ठीक है, तो मुद्रास्फीति या महंगाई किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ विभिन्न माल और सेवाओं की कीमतों में होने वाला एक सामान्य बढ़ोतरी को कहा जाता है। मुद्रास्फीति क्या होता है? तो मुद्रास्फीति जो है समय के साथ माल और सेवा के कीमत में जो एक सामान्य बढ़ोतरी होता है उन्हें मुद्रास्फीति कहा जाता है। जब सामान्य मूल्य बढ़ते हैं तब मुद्रा की हर इकाई की क्रय शक्ति में कमी होती है। मुद्रास्फीति के ऊंचे दर या अतिस्फीति की स्थिति जनता के लिए बहुत हानिकारक होती है। देखिए ये पॉइंट है, अगर ऊंचा मुद्रास्फीति का ऊंचा दर होगा तो जनता को क्या होगा? तो हानि हो जाएगा। ठीक है, और निर्धनता, गरीबी फैलाने का काम करती है। ये जो मुद्रास्फीति होता है ना, ऊंचा दर जो इसका हो जाएगा तो गरीबी को बढ़ा देगा। ठीक है, यह स्थिति अर्थव्यवस्था की तुलना में आवश्यकता से अधिक पैसा छापने से जन्म लेती है। यह घटना घटित कब होता है? तो यह घटना घटित होता है कब? जब अधिक पैसा छाप दिया जाता है। अधिक पैसा छापने से क्या होता है? तो मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, चलिए। मुद्रास्फीति वह है अवस्था है, मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिसमें पहला सामान्य कीमत स्तर क्या होता है? बढ़ जाता है। मुद्रास्फीति में सामान्य कीमत स्तर क्या होता है? बढ़ता है। मुद्रा की क्रय शक्ति क्या होता है? घट जाता है। सामान्य कीमत स्तर बढ़ जाता है और क्रय शक्ति घट जाता है। व्यवसाय में वृद्धि होती है। चलो, मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है तो अपस्फीति अनुपयुक्त, यह कथन किन का है? तो किन्स ने कहा है। किन्स ने क्या कहा है?
जो मुद्रास्फीति जो है वो अन्यायपूर्ण है और अपस्फीति जो है अनुपयुक्त है। ये मुद्रास्फीति तो अन्याय है, लेकिन अपस्फीति जो है वो अनुपयुक्त है। मुद्रास्फीति की दशा में किन विनियोक्ताओं को लाभ होता है, यानी कि मुद्रास्फीति की दशा में किन इन्वेस्टर को बेनिफिट होता है, तो समता अंशधारी को, इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं ना, उनको बेनिफिट्स मिल जाता है। ठीक है, मुद्रा संकुचन को रोकने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। मुद्रा संकुचन को रोकने का जो एक कारगर उपाय है, महत्वपूर्ण उपाय है, वो क्या है, तो अवमूल्य जो है ना, ये मुद्रा संकुचन को रोकने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। आगे है मुद्रास्फीति वह स्थिति या अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है और वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं। ये क्रॉथर का स्टेटमेंट है, पूछता है, बहुत बार पूछा गया है। जो मुद्रास्फीति वह स्थिति या अवस्था है जिसमें क्या होता है, मुद्रा का तो दाम बढ़ जाता है, मुद्रा का मूल्य गिरता है और वस्तु के मूल्य बढ़ते हैं। यह क्रॉथर का स्टेटमेंट है। ठीक है, अब स्फीति क्या होता है, तो वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य के स्तर में गिरावट है। वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य के स्तर में गिरावट है। अपस्फीति तब होता है जब वार्षिक मुद्रास्फीति की दर 0% की दर से भी नीचे गिर जाती है। अपस्फीति का ये कंडीशन है। ठीक है, मुद्रा संकुचन को रोकने का जो एक महत्वपूर्ण उपाय है वो है अवमूल्य। ठीक है, मुद्रा संकुचन को दूर करने के लिए केंद्रीय बैंक कौन सा उपाय करती है, तो मुद्रा संकुचन को दूर करने के लिए केंद्रीय बैंक जो उपाय करती है उसमें क्या है, बैंक दर में कमी, बैंक दर को कम कर देना, प्रतिभूतियों का क्रय कर लेना, उपभोक्ताओं के जो साख है उसमें वृद्धि करना। मुद्रा का सृजन टॉपिक से देख लीजिए, वाणिज्यिक बैंकों के पास जमा निक्षेपों के आधार पर वे अपने ग्राहकों की सुविधा प्रदान करते हैं। किसका, ऋण का और एडवांस का। ठीक है, बैंक अपने ग्राहकों को सुविधा प्रदान करता है, तो ओवरड्राफ्ट और वीकर जो करंट अकाउंट होल्डर होते हैं उनको यह सुविधा मिलता है, जो वो चाहे तो जमा धन से अधिक का निकासी कर सकते हैं। अर्थात अगर उनका बैलेंस 0 हो भी जाता है तो एक लिमिट तक वो ओवर ड्रॉ कर सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं और कुछ VVI क्वेश्चंस। तो राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन भारतीय संघ NAFED शॉर्ट नाम हुआ, कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए आपको शॉर्ट नेम भी ध्यान रखना है। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन भारतीय संघ की स्थापना कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1958 ईस्वी को। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC की स्थापना 1963 ईस्वी में हुआ। भूमि विकास बैंक की स्थापना, ठीक है, ये 1919 ईस्वी में, ये दीर्घकालीन साख प्रदान करता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1 फरवरी 1964 को हुआ। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1 फरवरी 1964 को हुआ। भारतीय यूनिट ट्रस्ट, इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। तो भारतीय यूनिट ट्रस्ट का जो स्थापना हुआ था 1 फरवरी 1964 को, इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। भारतीय जीवन बीमा निगम, सब लोग जानते हैं LIC, इसका मुख्यालय मुंबई ही है और स्थापना हुआ था सितंबर 1956 ईस्वी को। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक का स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुआ। ठीक है, भारत का जो है वित्तीय वर्ष वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, किसी भी साल के 1 अप्रैल से प्रारंभ करके अगले साल के 31 मार्च तक भारत का जो है फाइनेंशियल ईयर है, वित्तीय वर्ष है। और कैलेंडर ईयर जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर होता है। ठीक है, 1 रुपये के नोट तथा सिक्के का निर्गमन कौन करता है, तो 1 रुपये के नोट और सिक्का का जो निर्गमन है वो वित्त मंत्रालय करता है। ठीक है, 1 रुपया के नोट पर केंद्रीय वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, ये याद रखना, पूछ लेता है, जो 1 रुपया के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। ठीक है,
किस बैंक में कोई अपना व्यक्तिगत खाता नहीं खोल सकता? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कोई भी व्यक्ति अपना व्यक्तिगत खाता नहीं खोल सकता। ये बैंकों का बैंक है, ना कि किसी व्यक्तियों का। ठीक है, चलिए अगला है, बैंक परिसंपत्तियों का कुल मौद्रिक मूल्य बराबर होता है। तो ऋण प्रतिभूतियों और तात्कालिक नकदी के वाणिज्यिक बैंक के कार्य हैं। तो वाणिज्यिक बैंक के जो कार्य हैं उसमें जमा राशियां प्राप्त करना, ऋण प्रदान करना, ओवरड्राफ्ट, ये सब वाणिज्यिक बैंक के कार्य हैं। अगला है, मौद्रिक नीति को कौन संचालित करता है? तो मौद्रिक नीति को केंद्रीय बैंक संचालित करता है। मौद्रिक नीति को कौन संचालित करता है? केंद्रीय बैंक। अगला, विश्व में किस बैंक को केंद्रीय बैंक की जननी माना जाता है? विश्व में किस बैंक को केंद्रीय बैंक की जननी माना जाता है? तो बैंक ऑफ इंग्लैंड। बैंक ऑफ इंग्लैंड को केंद्रीय बैंक की जननी माना जाता है। आगे है, नरसिम्हा समिति की सिफारिशों में, नरसिम्हा समिति की सिफारिशों में बैंकों के लिए सावधिक तरलता अनुपात को 5 वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से कितने प्रतिशत तक लाने की बात कही गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 25%। आगे है, नरसिम्हा समिति ने देश में बैंकिंग ढांचों को कितने स्तरीय बनाने की संस्तुति की थी? यानी कि 4, इसका होगा उत्तर। नरसिम्हा समिति ने देश में बैंकिंग ढांचे को कितने स्तरीय बनाने की स्तुति की थी? तो 4। और महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रोफेसर MHD कॉक के अनुसार केंद्रीय बैंक के लिए कितने कार्य बताए गए हैं? तो 7। केंद्रीय बैंक के कार्य कितने बताए गए? 7। तो अभी इतना ही, बहुत जल्द और वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड होगा। बने रहें इस चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।